हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार पढ़ेंगे। ये चैप्टर बोर्ड अंक के हिसाब से 7 अंक का है। ये चैप्टर एक बड़े प्रश्न की ओर हमें बताता है। केंद्र सरकार हमें सबसे पहले इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा सरकार की परिभाषा, सरकार क्या है, सरकार के अंग, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर और इसके आगे भी हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हम केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सरकार। सरकार किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी होता है। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को हम सरकार कहेंगे। मूर्त रूप का मतलब क्या होता है? एक तरह से हम कहेंगे छत्र छाया, मेन मुख्य रूप, मूर्ति के रूप में, या कह सकते हैं अपन राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहेंगे? सरकार। सरकारी वह संस्था होती है जो राज्य को चलाएगी, एक देश को चलाएगी, एक देश को चलाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के अंग, ध्यान रखिएगा। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। क्या होती है? न्यायपालिका होती है सरकार के अंग। अब ये कैसे कार्य करती है? फिर वापस अपन आते हैं सरकार राज्यों को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था है। ये क्या काम करती है? सरकार क्या काम करेगी? पहले तो कानून बनाएगी, कानून को लागू करेगी, और जो कानून का पालन न करे, कोई कानून का पालन न कर रहा है तो उसे क्या करेगी? वो दंड देगी। तो सरकार का मुख्य 3 कार्य होते हैं: कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून का पालन न करने वाले को दंड देना। फिर आते हैं अपने व्यवस्थापिका, सेम उसी प्रकार से इस पॉइंटों के हिसाब से सरकार के 3 अंग में व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का अपने शब्द में ही अपने उत्तर दे रहा है। व्यवस्थापिका सरकार की व्यवस्था है। दूसरा कार्यपालिका, उन व्यवस्थाओं को कार्य में सूचित करवाना। तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं हम सरकार के मुख्य अंगों में। सबसे पहले व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मतलब होता है, व्यवस्थापिका के भी 2 रूप बन सकते हैं। एक है संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य व्यवस्थापिका। अब संघीय व्यवस्थापिका को हम सीधे से कहेंगे संसद। क्या कहेंगे? संसद। याद रखिएगा, संघीय व्यवस्थापिका का मेन नाम होगा संसद। संसद के अधीन कौन आते हैं? संसद के अधीन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वापस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। राज्य को मूर्त रूप कौन प्रदान करेगी? वो जो संस्था होगी वो सरकार कहलाएगी। सरकार के मुख्य कार्य होगा कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून का पालन न करने वाले को दंड देना। उसी प्रकार से हम बात करेंगे सरकार के 3 अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शुरुआत वापस बता रहा हूं, व्यवस्थापिका का के 2 रूप होते हैं, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह सकते हैं, और इसके अधीन जो कार्य होंगे, और उसमें सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संघीय व्यवस्था के अधीन होते हैं। व्यवस्थापिका के बाद आएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका में मुख्य रूप से काम करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की बनाई हुई मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका के अधीन आते हैं। फिर अपन सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका। न्यायपालिका जानते हैं, जो न्याय का काम करते हैं वो न्यायपालिका कहलाती है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे अग्रणी होता है। तो सरकार के 3 अंग, सरकार का मुख्य कार्य, सरकार की परिभाषा, और हमने अभी बताई आपसे, और इसके आगे वाला आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तीसरे पॉइंट में आते हैं लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा एक देश में या भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये कौन से सदन का आती है, इनकी सदस्य संख्या क्या होती है, इनमें जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सदन से। लोकसभा प्रथम सदन कहलाती है, वही राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाती है। लोकसभा निम्न सदन कहलाती है, वही राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। लोकसभा लोकप्रिय सदन कहलाती है, क्योंकि जनता के में ये बहुत ही लोकप्रिय होती है, लोगों को बड़ी पसंद है ये सदन है अस्थायी सदन। लोकसभा अस्थायी सदन क्यों होता है? क्योंकि हाल ही के अंदर अपने देखा है मध्य प्रदेश में सरकार को अल्पमत मतलब बहुमत न मिलने के कारण उन्हें सरकार गंवानी पड़ी। उसी प्रकार से हाल ही में अभी भी चल रहा है कि राजस्थान में भी विधायकों और राजस्थान की सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसी प्रकार से ये एक स्थायी सदन है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदन है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा।
लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का भैया? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन यह खंडित हो सकता है, मतलब वर्ष से पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन इसको खंडित नहीं किया जा सकता, याद रखना। ये इसको खंडित किया जा सकता है बहुमत साबित न होने पर, यह खंडित हो सकता है, या किसी देश विरोधी घटना हो तो इसके ऊपर महाभियोग द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन भी कर सकता है। फिर आते हैं इसकी सदस्य संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में आगे, लेकिन पहले बात करते हैं सदस्य संख्या। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 552, वहीं राज्यसभा में अधिकतम है 250। याद रखिएगा, अधिकतम 552 और राज्यसभा में 250। याद रखिएगा 552 ये सरकार के अनुरूप अपने डिजिट है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा करने के लिए संसद में एक और प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। उसी प्रकार से नंबर 2 बात करेंगे वर्तमान में कितनी है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, 545, राज्यसभा में 245। उसी प्रकार से राज्य से कितने आते हैं? राज्य से आते हैं 530 और केंद्र सरकार से आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 15। वहीं राज्यसभा के अंदर राज्यों से 233 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। ये मनोनीत कौन होंगे? आपको बताइए कौन आएंगे? ये विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, या कोई सामाजिक कार्य के क्षेत्र से जो आएगा उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कई बार हम सुनते हैं कई खिलाड़ी, कई अभिनेता इस राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, सुना होगा आपने बहुत बार। फिर अपन बात करते हैं योग्यता की। योग्यता पहले लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं। लोकसभा में योग्यता के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले चाहिए वो 25 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष का होना चाहिए। नागरिकता, ये भारतीय इंडियंस होना चाहिए, इसमें भी इंडियन होना चाहिए। नंबर 2 मेन पॉइंट, किसी लाभ पद पर न हो, किसी सरकारी कार्य में कर्मचारी ना हो, दोनों में सेम है, इसमें भी वो का वो रहेगा। अगला है पागल व दिवालिया ना होना चाहिए, ये सब लाइन याद रखिएगा। मेडिकल क्वालिटी बराबर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? शुरुआत करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देकर चुनाव करती है वरिष्ठ मताधिकार द्वारा। आप जानते हैं वरिष्ठ मताधिकार लोकसभा में या हमारे भारत के अंदर में वोट देने की आयु है जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या उससे ऊपर हो, उसे वरिष्ठ मताधिकार के अंदर मत देने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, जो हमारे यहाँ से चुनते हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा एक व्यक्ति एक वोट देने के अनुसार इनका चुनाव होता है। फिर बात करते हैं कार्यकाल की। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का लोकसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन कब बुलाया जाता है और राज्यसभा का अधिवेशन कब बुलाया जाता है, और इसको बुलाने वाले कौन होते हैं, कौन इसको स्थगित कर सकते हैं? तो शुरुआत करेंगे अपन। दोनों के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए भी जा सकते हैं और स्थगित भी किए जा सकते हैं। दोनों के याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुला भी सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। बेटा ये चैप्टर में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा।